नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों के अपने चैनल बीएसए ट्रिकी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यहाँ पर राजस्थान पशु परीक्षण 2024। तो आज आपका 1 दिसंबर 2024 का जो सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ है, इस पेपर में से रेलवे वालों के लिए, एसएससी वालों के लिए, यहाँ पर आरपीएफ वालों के लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं। तो आज हम लोग पूरा पेपर यहाँ पर 1 से लेकर 150 तक के जो भी महत्वपूर्ण सवाल हैं, केवल उन्हीं महत्वपूर्ण सवालों को यहाँ पर देखने वाले हैं। तो देखेंगे दोस्तों यहाँ पर कि आज के पेपर में आपको कितना आता है, कितने आप लोग सवालों के जवाब यहाँ पर दे सकते हो। तो पहले मैं आप लोगों को राजस्थान जीके यहाँ पर बता देता हूँ, जो भी स्टैटिक सवाल हैं उनको करवाता हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पर सवाल नंबर 4 देख पा रहे होगे कि रामसर वन्यजीव अभयारण्य, आपका सवाल है रामसर वन्यजीव अभयारण्य, ये दोस्तों आपका राजस्थान में जो है वो कहाँ स्थित है, ये बताइए। ये आपको दोस्तों बताना है यहाँ पर। तो ये कहाँ पड़ता है आपका, तो ये पड़ता है धौलपुर में। तो इस सवाल का उत्तर आपका क्या होगा कि रामसर वन्यजीव अभयारण्य जो है आपका, ये आपका राजस्थान में दोस्तों कहाँ पर है, तो ये पड़ता है आपका धौलपुर में पड़ता है। तो जिन दोस्तों का आंसर आ रहा है धौलपुर, बिल्कुल आपका जवाब सही होगा। इसके बाद देखिए आपका अगला सवाल क्या कह रहा है यहाँ पर, ये भी देखिए। राजस्थान में निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है, यह बताइए। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र है जहां पर सर्वाधिक वर्षा होती है? नागौर, बीकानेर, राजसमंद या फिर चुरू? तो आपका आंसर होगा राजसमंद होगा। तो जिन दोस्तों का आंसर आ रहा है राजसमंद, बिल्कुल आपका जवाब यहां पर सही है। इसके बाद देखिए क्या है, राजस्थान में गांधी सागर बांध ये किस नदी पर स्थित है? राजस्थान में गांधी सागर बांध जो है ये आपका बनास नदी पर स्थित है। आपका उत्तर दोस्तों क्या होगा यहाँ से, बनास, जो कि आपका गलत करके आया, यहाँ पर चंबल होगा। ठीक है, यही चीज मुझे देखनी थी आप लोगों की केवल। तो राजस्थान में गांधी सागर बांध जो है आपका, तो ये पड़ता है आपका चंबल नदी पर स्थित है। आइए, तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही जवाब है। आइए, अब देखिए आपका अगला सवाल, देखिए यहां पर आपको क्या दिया गया है। मैं कराऊंगा पूरा पेपर ही यहां पर, लेकिन सेक्शन वाइज करा रहा हूं, ठीक है। चलिए, अब सवाल देखिए आपके सामने यहां पर, ये देखिए 18 नंबर का सवाल है कि वन संरक्षण और वन्यजीव संसाधनों के संदर्भ में किस प्रकार के वनों को सबसे मूल्यवान माना गया है? तो दोस्तों, किस प्रकार के वन हैं जिनको सबसे ज्यादा मूल्यवान माना गया है? बेटा आपका आंसर क्या होगा यहां से, रक्षित वन, इसको बोलते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। तो अगर आपका आंसर आ रहा है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, तो आपका जवाब बिल्कुल यहां पर सही होगा। इसके बाद सिंपल सवाल देख सकते हो, लेवल आज का लेवल शिफ्ट 1 से शिफ्ट 2 जो है थोड़ा सा यहां पर आसान है। सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य दोस्तों कहां पर है? तो भाई सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य जो है आपका, ये पड़ता है आप लोगों का राजस्थान में यहां पर पड़ता है। इसके बाद देखिए यहां पर अगला सवाल क्या दे रखा है, राजस्थान का कौन सा भौगोलिक क्षेत्र हाड़ौती के पठार के रूप में जाना जाता है? दोस्तों, आप सवाल यहां पर देख सकते हो। आवाज क्लियर आ रही है, वॉइस बिल्कुल क्लियर है। सभी दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। हाड़ौती का पठार, तो हाड़ौती का पठार आपका संबंधित है दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र, यानी कि आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए 21 नंबर का सवाल, 21 नंबर, छप्पन का मैदान राजस्थान के निम्नलिखित में से किस भौगोलिक क्षेत्र में है? तो छप्पन का मैदान, इसका संबंध है पूर्वी मैदानी क्षेत्र से। आपका उत्तर क्या होगा यहां से, पूर्वी मैदानी क्षेत्र होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपको क्या दिया गया है। नेक्स्ट सवाल आपको दे रखा है कि राजस्थान में मरुस्थलीय मृदा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों, राजस्थान में मरुस्थलीय मृदा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखिए आपका ए वाला, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर डी? बताइए।
सभी बच्चे इस सवाल का यहां पर जवाब देंगे। बेटा आपका आंसर होगा यहां पर, यह पानी को अत्यधिक मात्रा में सोख और धारण कर सकती है। ठीक है ना। यहां पर तो राजस्थान में जो आपको दे रखा है मरुस्थलीय जो मृदा के बारे में कि पानी की अत्यधिक मात्रा में सोख सकती है, उसको धारण कर सकती है ना। तो यहां पर या फिर इसमें उर्वरता की कमी, लवणता ज्यादा होती है। ये मृदा पवन के द्वारा स्थानांतरित होती है। ये मृदा जो है आपकी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। देखने में आपको लग रहा होगा कि सारे आपके सही हैं, बट आपसे पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है। तो आपका आंसर आएगा बी वाला। देखो जो आपकी मरुस्थलीय मिट्टी होती है आपकी, पानी तो सोखती है यहाँ पर, लेकिन बहुत ज्यादा सोखना, उसको धारण रखना, ये क्षमता इसमें नहीं होती है। अगला देखिए क्या आपको दे रखा है। नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट, सभी दोस्तों से निवेदन है क्लास को लाइक करते रहें, शेयर करते चले और अपनी क्लास को यहां पर आप लोग सपोर्ट करते चले। ये देखिए 34 नंबर सवाल नंबर 34 आपको यहां पर दे रखा है रिको। दोस्तों रिको ने एक जापानी क्षेत्र यानी जोन ये औद्योगिक पार्क में स्थापित किया। बताइए रिको ने जापानी क्षेत्र जोन ये किस स्थान पर औद्योगिक पार्क में स्थापित किया? जोधपुर, धौलपुर, माउंट आबू या फिर होगा आपका निवराना। बेटा आपका आंसर होगा यहां पर धौलपुर होगा। इस सवाल का उत्तर आपका होगा धौलपुर होगा। फिर देखिए आपका राजस्थान में प्रतिवर्ष 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन मनाए जाने वाला त्योहार कौन सा है? तो राजस्थान में मनाते पतंग उत्सव। मकर संक्रांति के दिन क्या मनाते हैं यहां पर? तो आपका उत्तर आ जाएगा पतंग उत्सव आ जाएगा। आइए अब देखिए आपका अगला सवाल यहां पर क्या दिया गया है। नेक्स्ट कजरी 39 नंबर पे। अगला सवाल है आपका 39 नंबर पे आपको दे रखा है कजरी। कजरी जो है ये राजस्थान का एक शोध संस्थान, ये किस विषय पर आपका काम कर रहा है? कजरी राजस्थान का एक शोध संस्थान है। ये किस विषय पर काम कर रहा है? ये कर रहा है शुष्क पारिस्थितिकी तंत्र पर आपका ये काम कर रहा है। इसके बाद देखिए 40 नंबर का सवाल है। सवाल आपको दे रखा है कि निम्नलिखित में से उस प्रमुख मुद्दे का चयन कीजिए जिसमें राजस्थान में कृषि विकास को सदैव प्रभावित किया है। तो राजस्थान में कृषि विकास को सदैव प्रभावित किया है, ये किया है अप्रत्याशित और अनियमित वर्षा ने। आपका उत्तर क्या होगा? अप्रत्याशित और आपका अनियमित वर्षा ने सदैव राजस्थान को यहां पर प्रभावित किया है। अगला देखिए आपको क्या दे रखा है यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए इंपॉर्टेंट सवाल है आपको। सब लोग क्लास को भाई लाइक करते चलेंगे, शेयर करते चलेंगे यहां पर और अपनी क्लास को यहां पर सपोर्ट करते चलेंगे। अब देखिए दोस्तों यहां पर 55 नंबर का सवाल है ना। ये देखिए सवाल नंबर 55 देखिए, राजस्थान में उगने वाली रबी की फसल का चयन कीजिए। तो राजस्थान में उगने वाली जो फसल है रबी की, इस फसल का नाम दोस्तों यहां पर जौ होगा। तो अगर आपका आंसर आ रहा है जौ, तो आपका जवाब बिल्कुल सही होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आपका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? जौ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको क्या दिया गया है। अगला सवाल भाई लाइक करते रहेंगे, शेयर करते चलेंगे और अपनी क्लास को यहां पर सपोर्ट करते चलेंगे। अगला सवाल देखिए क्या है। सेवेंटी 75 नंबर। यहां पर अगर आप देख पा रहे होंगे यहां पर क्या रखा है, राजस्थान में जलोढ़ मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से दोस्तों कौन सा कथन सही है? तो राजस्थान में जलोढ़ मिट्टी के बारे में जो कथन सही है ये आप लोगों को यहां पर बताना है। देखते हैं आप लोगों में से इस सवाल का जवाब यहां पर आप में से कौन देता है। भैया क्लास को लाइक करते रहें, शेयर करते चले और अपनी क्लास को सपोर्ट करते चले। तो यह है आपका है गेहूं, सरसों, कपास,
तंबाकू उत्पादन के लिए बहुत उपयोगी है। बट आपका आंसर क्या होगा? आपका सही जवाब होगा यहां से ऑप्शन नंबर डी है, जो कि बिल्कुल राइट होगा। इसके बाद देखिए आपका अगला सवाल आपको क्या दिया गया है। नेक्स्ट है 76 नंबर। 76 नंबर है कि कौन सी राजस्थान में पाई जाने वाली झाड़ी का एक प्रकार नहीं है? तो यह है धामड़। धामड़ आपका राजस्थान में नहीं पाई जाती, बाकी लाना, अरना और फॉक पाई जाती है। नेक्स्ट देखिए आपका सवाल नंबर 80 दे रखा है। 83 नंबर देखिए आप लोग यहां पर। सवाल नंबर 83 कि राजस्थान में जवाई बांध जो ये कहां पर है? आपका सवाल यहां पर दे रखा है कि राजस्थान में आपका जवाई बांध जो है ये दोस्तों आपका कहां स्थित है? तो ये है पाली में। राजस्थान में आपका जवाई बांध जो है ये आपका स्थित है, पाली में स्थित है। इसके बाद देखिए 84 2011 की जनगणना के मुताबिक राजस्थान के निम्न में से किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो यहां पर होगा जयपुर। जयपुर की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। इसके बाद देखिए आपका 85 निम्नलिखित में से किस वर्ष में राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम RSRTC की स्थापना हुई थी? तो दोस्तों ये हुई थी 1964 में। RSRTC की स्थापना हुई थी 1964 में, इसकी स्थापना आपकी हुई थी। इसके बाद देखिए आपका सवाल क्या याद रखा है। राजस्थान में बीसलपुर परियोजना ये दोस्तों किस क्षेत्र में स्थित है? राजस्थान में जो बीसलपुर परियोजना है इसका संबंध है आपका टोंक क्षेत्र से। आपका दोस्तों आंसर क्या होगा यहां पर? टोंक क्षेत्र होगा, बिल्कुल सही। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान राज्य से होकर गुजरता है? तो कौन सा ऐसा नेशनल हाईवे है जो आपका राजस्थान से होकर गुजरता है? बोलिए दोस्तों यहां पर। बहुत बढ़िया, आपका आंसर आएगा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11। आपका उत्तर क्या होगा यहां से? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 होगा, इसका बिल्कुल उचित जवाब होगा। नेक्स्ट देखिए आपको क्या दिया गया है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा कारक राजस्थान की जलवायु को निर्धारित नहीं करता? ऐसा कौन सा फैक्टर है जो राजस्थान की जलवायु पर को निर्धारित नहीं करता? तो यहां पर है देशांतरीय स्थिति। अगर आपका आंसर आ रहा है डी वाला देशांतरीय स्थिति, तो आपका उत्तर यहां पर बिल्कुल सटीक होगा। अगला देखिए आपको क्या याद रखा है। नेक्स्ट अगला सवाल अगर आप बेटा यहां देखोगे तो ये सवाल आपका यहां पर 101 राजस्थान खनिज उत्पादन 2023-24 के मुताबिक राजस्थान खनिज उत्पादन 2023-24 के मुताबिक देश भर में राजस्थान ब्लैंक खनिज का एक मुख्य उत्पादक है। तो कौन सा है आपका ये? एक आपका हो गया सीसा और जस्ता, और एक दोस्तों यहां पर आपका वर्मिक्यूलाइट भी है। तो यहां पर आपका सी और डी दोनों ही विकल्प जो है यहां पर सही वाले दे रखे हैं। इसके बाद देखिए आपका अगला सवाल क्या याद रखा है यहां पर। अगला सवाल है राजस्थान का भीलवाड़ा शहर ये किसके लिए जाना जाता है? तो राजस्थान का भीलवाड़ा शहर ये किसके लिए जाना जाता है? वस्त्र और करघों का शहर। आपका उत्तर क्या होगा यहां से? वस्त्र और आपका होगा करघों के शहर के लिए यहां पर जाना जाता है। इसके बाद देखिए आपका सवाल क्या है। 2011 की जनगणना के मुताबिक राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले का ग्रामीण लिंगानुपात न्यूनतम था? 2011 की जनगणना के मुताबिक राजस्थान के किस जिले का लिंग अनुपात सबसे कम था? तो ये था आपका धौलपुर होगा। आपका सही जवाब क्या होगा दोस्तों यहां पर? तो राइट आंसर आपका होगा धौलपुर। आइए नेक्स्ट देखिए आपको क्या दे रखा है।
अगला सवाल है 2011 की जनगणना के मुताबिक राजस्थान का सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाला जिला ये निम्नलिखित में से कौन सा है? 2011 की जनगणना के मुताबिक राजस्थान का सर्वाधिक बाल लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है? तो आपका आंसर होगा बांसवाड़ा है। आपका इसमें सही उत्तर दोस्तों आपका क्या होगा? बांसवाड़ा है, जो कि आपका बिल्कुल सही है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला देखिए आपका सवाल यहां पर आपको क्या दिया गया है, इसको देखिए। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने कि 2011 की जनगणना के मुताबिक राजस्थान का सर्वाधिक नगरीय साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? 2011 की जनगणना के मुताबिक राजस्थान का सर्वाधिक नगरीय साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो यह है कोटा, है ना? तो आपका आंसर क्या होगा? यहां से कोटा होगा। नेक्स्ट देखिए आपका सवाल क्या दे रखा है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करता है, यह है आपका बीकानेर है। राइट आंसर आपका क्या होगा? बीकानेर होगा। इसके बाद देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र राजस्थान के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित है? दोस्तों कौन सा क्षेत्र है जो राजस्थान के सबसे दक्षिणी भाग में आपका स्थित है? तो आपका आंसर होगा यहां से बांसवाड़ा। बांसवाड़ा जो राजस्थान के सबसे साउथ में पड़ता है। इसके बाद देखिए आपका अगला सवाल क्या है यहां पर। नेक्स्ट वन इज, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में राजस्थान की तालाब ए शाही झील स्थित है? तो राजस्थान की तालाब ए शाही झील ये आपकी पड़ती धौलपुर में। आपका आंसर दोस्तों क्या होगा? यहां से धौलपुर होगा। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत धुंधला दे रखा है। चंबल घाटी परियोजना, चंबल घाटी परियोजना निम्नलिखित में से किन राज्यों का संयुक्त उद्यम है? चंबल घाटी परियोजना ये किन राज्यों का एक संयुक्त उद्यम है? तो यह है एमपी और राजस्थान का। जिनका आंसर आ रहा है एमपी और राजस्थान, आपका जवाब बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखिए आपको क्या दे रखा है, अगला सवाल बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है? तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है? केवलादेव। तो दोस्तों आपका आंसर क्या होगा? केवलादेव जो नेशनल पार्क है यह आपका पड़ता है राजस्थान में पड़ता है। इसके बाद देखिए 1800 ईस्वी में आज के राजस्थान को राजपुताना कहने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो 1800 ईस्वी में आज के राजस्थान को राजपुताना कहने वाले व्यक्ति कौन थे? जॉर्ज थॉमस। आपका दोस्तों उत्तर क्या होगा? यहां से जॉर्ज थॉमस होगा। नेक्स्ट देखिए आपका सवाल यहां पर आपको क्या दिया गया है, इसको बताएंगे। पश्चिमी राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में गर्म शुष्क और धूल भरी हवाएं चलनी शुरू होती हैं जो कहलाती हैं। ये पहली स्टेप में भी सवाल था कि राजस्थान में जो हवा चलती है वो लू होती है। राजस्थान में गर्म हवा चलती है लू। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। सवाल आपका है कि राजस्थान में निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र से संबंधित है? संबंधित नहीं है। तो राजस्थान में कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र से संबंधित नहीं है? लूना। तो जिसका आंसर आ रहा है लूनी, बिल्कुल सही उत्तर होगा। आपका परम सत्य जवाब होगा दोस्तों यहां पर लूनी होगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे आपके राजस्थान के स्टैटिक क्वेश्चन थे। अब अगला जो मैं टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं यहां पर, अब बताओ कौन सा करूं। चलिए अब फिर से दोस्तों पेपर की
स्टार्टिंग में चलते हैं पहले सवाल पर। तो पहला सवाल जो आपका यहाँ पर था साइंस का है, तो विज्ञान पढ़ रहे हैं, और विज्ञान जो है मेरे रेलवे वाले जो बच्चे हैं वो जरूर देखें, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट। अब आ गया देखो राजस्थान जी के मैंने निपटा दी है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु इसके निम्न गलनांक के कारण हथेली पर रखने पर पिघल जाती है? तो आपका गैलियम जो होता है, गैलियम जो होता है इसका गलनांक कम होता है, इसलिए आप इसको हथेली पर रखोगे तो ये पिघल जाएगी। आपका राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? गैलियम होगा। इसके बाद सवाल नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक तन्य धातु है? तन्य धातु, डक्टाइल, तो मैं कई बार पढ़ा चुका हूं, सबसे ज्यादा जो तन्यता का गुण पाया जाता है सोने में पाया जाता है। सोने की जो तन्यता होती है सबसे ज्यादा होती है। इसके बाद देखिए आपका अगला सवाल जो है ये आपको क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, गलत दे रखा है? तो देखिए सोडियम और पोटेशियम नर्म धातुएं हैं और इन्हें आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, ठीक है। आयोडीन एक अधातु है लेकिन ये चमकीली होती है, अच्छा। फिर पारा एक ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। ग्रेफाइट एक ऐसी धातु जो विद्युत की कुचालक होती, गलत। तो ग्रेफाइट वाला पॉइंट गलत है, तो यानी डी वाला होगा। ग्रेफाइट एक आप लोगों की अधातु है, ये क्या है? ग्रेफाइट अधातु है, तो डी वाला पॉइंट गलत है। आपका परम सत्य जवाब होगा डी होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए आपको क्या दिया गया, ये देखिए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से फॉर्म जंतुओं के आंतरिक परजीवी हैं? दोस्तों निम्नलिखित में से कौन से फॉर्म जंतुओं के परजीवी हैं? परजीवी में आपका एक पिस्सू हो गया, इसमें बी वाला आपको नहीं दे रखा है ना, तो पिस्सू वाला आपका नहीं होगा, आपका एक ये हटा दो। एक आप हटा दो किलनी माइटस, है ना। अब आपको नजर आ रहा होगा दोस्तों कौन कौन से, गोल हो गया, गोल क्रमी, फीता क्रमी, और आपको दे रखा है यहाँ पर कॉक्सीडिया, यानी कि ACE बी वाला होगा। इस सवाल का आंसर आपका दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपका बी वाला, क्योंकि डी इसमें दे रखा है ना। ये दोनों पॉइंट गलत हो गए यहाँ पर, तो एक ही बच रहा है आपका बी ऑप्शन। तो यहां से आप लोग इसको देख सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं, यहां पर अगला सवाल देखिए आपको क्या दिया गया है। नेक्स्ट वन इज, अगला क्वेश्चन ये देखिए ग्वाइटर, ये मैं कई बार आपको पढ़ा चुका हूं। ग्वाइटर बोले तो गलगंड, गलगंड हमारे आहार में ये किस तत्व की कमी के कारण होता है? देखो ग्वाइटर जो प्रॉब्लम होती है हमारी बॉडी में आयोडीन की कमी के कारण होता है, तो आपका आंसर होगा आयोडीन होगा। नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एड्स के संभावित कारण नहीं है? अब एड्स में क्या होता है कि अगर आप कुएं और तालाबों का गंदा पानी पी लेते हो तो एड्स हो सकता है, ये वाला आपका नहीं है। संक्रमित व्यक्ति को गले लगा लो, ये भी नहीं फैलता। हाँ, इंजेक्शन लगाने की सुई अथवा रक्तदान से एड्स फैल सकता है, और संक्रमित माता के गर्भ में शिशु को भी यहां पर हो सकता है। इसमें आपका ए पॉइंट और बी पॉइंट ये बिल्कुल गलत बिंदु है, ये वो बिंदु जिनसे आपका एड्स नहीं हो सकता। तो जिन दोस्तों का आंसर आ रहा है ऑप्शन डी, तो आपका जवाब है बिल्कुल सही जवाब है। अगला देखिए आपको क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग नहीं है? बताइए। आपको मेरे प्यारे दोस्तों बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग नहीं है, लेकिन इससे पहले निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट पदार्थ नहीं है? तो जैव निम्नीकरणीय में मलमूत्र आता है ना, मांस आ गया, पौधों की पत्तियां आ गई, लेकिन पेंट आपका नहीं होता, तो आपका आंसर हो जाएगा पेंट होगा। और यहां पर आपका पूछ रहा है संक्रामक रोग, कैंसर नहीं फैलता, कैंसर आपका नहीं फैलता है ना। बाकी तपेदिक, चिकन पॉक्स, हैजा ये फैल सकता है। तो जिन बच्चों का आंसर आ रहा है कैंसर, आपका उत्तर बिल्कुल यहां पर सही होगा।
अगला सवाल यहां पर आप देख पा रहे होंगे, आनुवांशिक विभिन्नताओं के संदर्भ में, आनुवांशिक विभिन्नताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका असत्य है? तो यहां पर जो जीव अलैंगिक जनन की प्रक्रिया से जनन करते हैं उनमें विशिष्ट विभिन्नताएं प्रदर्शित होती हैं। तो बिल्कुल यहां पर जो आपका ए वाला पॉइंट आपको दे रखा है, ये पॉइंट आपका गलत दे रखा है। अब अगला देखिए, इधर देखिए, वह गुण जो F1 पीढ़ी में स्वयं को अभिव्यक्त नहीं करता वो कहलाता है। तो इसे कहते हैं हम लोग अप्रभावी गुण कहते हैं। तो इसे दोस्तों हम लोग यहां पर क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अप्रभावी गुण कहते हैं। आइए नेक्स्ट देखिए, आपको क्या याद रखा है, शेखावटी और कुचामन के किस लोक नृत्य में ढोल या ड्रम वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है? शेखावटी और कुचामन के किस, तो ये तो देखो आपका साइंस नहीं है, अभी हम लोग साइंस पर ही डिस्कशन करेंगे। अगला है कि मेंडल, हाँ मेंडल वाली थ्योरी आपने पढ़ी होगी कि मेंडल के एकल संकर संकरणों के बारे में, मेंडल के एकल संकर संकरणों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ना? बताइए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा? मेंडल ने अपने परीक्षणों के लिए वन्य मटर वाइल्ड पी का इस्तेमाल किया था, क्या जंगली मटर को चुना था इन्होंने? ये बताइए आप लोग। या मेंडल ने एक बार में एक गुण की वंशागति का अध्ययन किया, मेंडल का कार्य लगभग 35 वर्षों तक उपेक्षित रहा, या फिर मेंडल ने जीन के लिए फैक्टर शब्द का उपयोग किया? इसमें ए वाले को छोड़कर आपका जो आंसर होगा ये होगा बी, सी, डी होगा। मेंडल ने जो मटर इस्तेमाल की थी ये मटर थी इनके उद्यान की मटर थी, ठीक है ना? तो आपका आंसर आएगा उद्यान मटर होगा, गार्डन पी, वाइल्ड पी नहीं होगा, गार्डन पी होगा। आइए अगला सवाल देखिए, आपको क्या दिया गया है। अब देखिए आपका यहां पर एक सवाल इधर देखिए क्या दे रखा है कि लोहे पर जिंक की परत को चढ़ाने की प्रक्रिया को शिफ्ट 1 में आपका यह सवाल मिलाने में आया था, और इसमें आपका आ रहा है क्वेश्चन वाइज, यशद लेपन कहते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं कि लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने को क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन। आइए अब आपका सवाल है यहां पर नेक्स्ट, आपका सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण नहीं है? तो अब आप मुझे बताएंगे कि आपका भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, तो कौन सा आपका नहीं है? पार्क के लोहे के दरवाजों पर भूरे रंग की परत बनना, तो ये जो जंग लगना है ये रासायनिक परिवर्तन है ना? ये भौतिक परिवर्तन नहीं है। जंग लगना जो होता है, जंग लगने का मतलब होता है रासायनिक परिवर्तन होता है। तो आपका आंसर क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन होगा। नेक्स्ट देखिए, आपका अगला सवाल क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की प्रकृति बताना है। देखो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की प्रकृति जो होती है ये आपकी क्षारीय होती है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की प्रकृति जो होती है ये आपकी क्षारीय होती है। फिर देखिए आपका ये वाला सवाल एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि दो समतल दर्पण एक दूसरे को समकोण पर काट रहे हैं, दो समतल दर्पण हैं एक दूसरे को समकोण पर मिल रहे हैं, एक प्रकाश की किरण पहले दर्पण पर 30 डिग्री पर आपतित होती है, तो दूसरे समतल दर्पण में इसके परावर्तन कोण का जो है ना मान होगा वो कितना होगा, ये बताना है आप। तो दूसरे परावर्तन में इसका मान दोस्तों यहां पर क्या होगा ये आपको निकालना है। तो किस प्रकार से आप निकालोगे? एक जगह आपको एंगल दे रखा है, यहां पर 30 दे रखा है ना, ये आपका 60, तो यहां पर बाकी एंगल जो बचेगा 60 डिग्री होगा। तो जिन दोस्तों का आंसर आ रहा है 60 डिग्री, तो आपका जवाब है बिल्कुल सही। बहुत बढ़िया,
वेरी गुड। जिन दोस्तों का आंसर आ रहा है 60, योहिनाबाद, आइए। अब एक सवाल आप यहां देखिए, समतल दर्पण, आज मैंने आपको साइंस में पढ़ाया भी था कि समतल दर्पण पर जब एक प्रकाश की किरण लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान कितना? देखो लंबवत का मतलब होता है 90 डिग्री, तो अगर आपका आपतित अगर 90 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान भी कितना होगा? 90 डिग्री ही होगा। फिर मैंने आप लोगों को यह पढ़ाया था आकृतियां, जैसे अगर इस तरीके का इमेज है, पीछे पॉलिश है, तो ये अवतल दर्पण होता है, जैसे ये वाला है, ये आपका क्या है? ये अवतल दर्पण है। ये वाला पीछे पॉलिश, तो ये क्या है? उत्तल दर्पण है। ये जो आपका होता है लेंस, ये लेंस है, उत्तल लेंस है, और ये जो लेंस है आपका अवतल लेंस है। मतलब 3, 2, 1, आपका आंसर क्या होगा यहां से? 3, 2, 1, 4, बी वाला होगा। तो आज ही मैंने चारों ही लेंस आपको पढ़ा रहा था मैं आपको रेलवे में, और आप देख सकते हो यहां पर रेलवे का सवाल कहां देखने को मिल रहा है। तो ये फायदा मिलता है आप लोगों को क्लासेस से, जब आप किसी चीज को डीपली पढ़ते हो यहां पर, तो क्वेश्चन कैसे भी आप कर लेते हो उससे यहां पर। अब अगला सवाल देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव नर जनन तंत्र का भाग नहीं है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा मानव नर जनन तंत्र का भाग नहीं है? देखो फैलोपियन ट्यूब जो होता है ये मादाओं में होता है, बाकी वृषण, शुक्रवाहक, है ना, शुक्राशय, लेकिन फैलोपियन ट्यूब जो होता है हमारा, ये मादा जनन भाग है, मादा जनन भाग है। फिर आपने दांतों के बारे में दोस्तों पढ़ा होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में दांतों का एक प्रकार नहीं है? तो मनुष्य में दांतों का प्रकार नहीं है। कृंतक, अग्रचवर्णक, रदनक, ये नाम नया सुन रहा हूं, पाइलोरस। तो पाइलोरस इंसानों में आपको दांत देखने को नहीं मिलेंगे। फिर देखिए आपका सवाल है, निम्नलिखित सूची में मानव के पाचन तंत्र के अंगों का चयन कीजिए। निम्नलिखित सूची में मानव के पाचन तंत्र के अंगों का चयन कीजिए। पाचन तंत्र में कौन कौन से अंग हिस्सा लेते हैं? मलाशय, ईसोफेगस, और आपका दे रखा है यहां पर फेरिंग्स दे रखा है, ट्रैकिया सिस्टम। ये आप लोगों का ये जो बी वाला जो पॉइंट है आपका, ये काकरोच वगैरह जो आपके हो गए उससे रिलेटेड हो गया। और बी देखो यहां पर आपको देखने को मिल रहा है, बी यहां पर देखने को मिल रहा है ना। अब आपके पास बच रहा है सी और डी, और याद रखा आपको ए सी ई। तो आपका मूत्राशय वाला जो पार्ट है हमारा, ये भी गलत हो जाएगा, है ना। तो पाचन तंत्र के अंगों में आपका क्या आएगा? मलाशय, ईसोफेगस, और आपका आएगा फेरिंग्स। तो आपका आंसर आएगा ए, सी एंड ई, जो कि बिल्कुल आपका जवाब बिल्कुल राइट है। फिर देखिए यहां पर ये क्वेश्चन अभी हम लोगों ने पढ़ाया था आपको कि प्रथम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस ये दोस्तों कब मनाते हैं? आपका सवाल यहां पर आपको दे रखा है, सवाल आप देख सकते हो कि प्रथम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस ये दोस्तों आपका कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 23 अगस्त 2024 को। तो आपका आंसर क्या होगा? 23 अगस्त 2024 को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस हम लोग यहां पर मनाते हैं। फिर देखिए दोस्तों आपका अगला सवाल क्या है, हमारे शरीर में रक्त शर्करा को लेवल को कंट्रोल करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो ये क्वेश्चन कई बार आपको पढ़ा चुके हैं यहां पर कि हमारे बॉडी में ब्लड के अंदर जो आपका शुगर लेवल होता है, इसको कंट्रोल करने का काम जो होता है ये होता है इंसुलिन का होता है। इसके बाद देखिए, मनुष्य के द्वारा अंदर ली जाने वाली श्वास में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत ये क्या होता है? तो मनुष्य के अंदर ली जाने वाली श्वास में ऑक्सीजन जो होती है ये 21% होती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड आपकी जो होती है इसकी वैल्यू आती है 0.03%। तो यहां पर लगभग में आपको दे रखा है 4, आपका आंसर आएगा ऑप्शन ए आएगा, ठीक है।
अब देखिए यहां पर ये मिलाइए, यहां पर आपको दोस्तों मिलाना है, जैसे आपको दे रखा है एक चमकदार या पॉलिश की गई, है ना, तो ये आपका क्या होगा, इस पर आपका नियमित परावर्तन होगा। इसके बाद पहले वाले का आपका थर्ड हो गया, वस्तु के ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब के लिए। तो वस्तु का अगर आपको ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब चाहिए तो आप लोग क्या करोगे, तो आप करोगे यहां पर इरेक्ट, सीधा इस्तेमाल करोगे। वह दर्पण जो सदैव समान आकार का आभासी पार्श्व परावर्तन, ये समतल में होता है, क्योंकि समान आकार का और पार्श्व और आभासी वर्चुअल इमेज और पार्श्विक मतलब बायां दायां दायां बायां समतल में होता है। और सोलर कुकर और टॉर्च में इस्तेमाल किया जाता है अवतल दर्पण का। आज ये सभी मैंने अनुप्रयोग आपको पढ़ाए थे। इस प्रकार पहले का तीसरा, चौथा, पहला और दूसरा, तो तीसरा चौथा पहला दूसरा ए वाला होगा। इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, जो कि बिल्कुल आपका सही जवाब है। नेक्स्ट देखिए आपको क्या दे रखा है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है। ये बताइए दोस्तों, यहां पर आपको बताना है कि भाई निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु आपकी नहीं है। बट आपका आंसर आएगा कैडमियम। तो कैडमियम आप लोगों का क्या है, कैडमियम आप लोगों की मिश्र धातु नहीं है। अब देखिए यहां पर एक सवाल आप देख पा रहे होगे, डॉली, डॉली नामक पहली क्लोन भेड़ की मृत्यु ये कब हुई थी। डॉली नामक भेड़ की जो मृत्यु हुई थी ये हुई थी 14 फरवरी 2003 को। डॉली नामक पहली क्लोन भेड़ की जो मृत्यु हुई थी ये आपकी हुई थी 2003 में हुई थी। तो आपका इस सवाल का आंसर आपका क्या होगा, 2003 होगा। फिर देखिए यहां पर उस जंतु का नाम बताइए जो आपका अपनी त्वचा से सांस लेता है। तो केचुआ जो होता है ये अपनी स्किन त्वचा से सांस लेता है। आपका आंसर होगा यहां पर केचुआ हो जाएगा। आइए अब देखिए आपका अगला सवाल आपको क्या दे रखा है। नेक्स्ट, अंडा देने वाले जंतुओं को दोस्तों क्या कहते हैं। अंडा देने वाले जंतुओं को कहते हैं यहां पर अंड प्रजक जंतु, यानी कि ओविपेरस। अंडा देने वाले जंतु को कहते हैं ओविपेरस एनिमल कहते हैं। आपका दोस्तों आंसर क्या होगा, ओविपेरस एनिमल, जो कि आपका जवाब बिल्कुल सही है। अब देखिए अंड प्रजक जंतु की पहचान करें। इसमें आपका दोस्तों अंडा कौन देगा, तितली। कुत्ता, गाय, मनुष्य, मैमल्स है अंडा नहीं दे सकते, लेकिन तितली जो है आपका ये अंडा देती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहां पर, तितली होगा। तो जिन दोस्तों का आंसर आ रहा है तितली, बिल्कुल आपका जवाब यहां पर राइट है। आइए चलिए भाई अब बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल देखिए यहां पर आपको क्या दिया गया है। तो बेटा आपका सवाल यहां पर अगर आप देख पा रहे होगे, यहां देखिए आप लोग कि हीना रंजक में, हीना रंजक का कौन सा अपघटक वायु या सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर लाल रंग का यौगिक बनाता है। हीना रंजक का कौन सा अपघटक
वायु या सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर लाल रंग का यौगिक बनाता है। तो ये मैंने आपको पहले भी कराया था, लासोन इसका नाम है। इसका राइट आंसर आपका दोस्तों क्या होगा, यहां पर लासोन होगा, जो बिल्कुल सही जवाब है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आइए अब हम लोग कुछ मैथ के सवालों के आपके सही उत्तर बता दे रहे हैं यहां पर, बाकी आप लोग बाद में मैच कर लीजिएगा। तो देखिए आपका अगर 6, 8, 12 और 20 इनमें से कौन सी संख्या घटाएं कि ये समान अनुपात में हो जाए। आप 4 घटा दो, 6 में 4 गया 2, 8 में 4 गया 4 बराबर, 12 में 4 गया 8, 20 में 4 गया 16। तो देखो इसका मतलब क्या, 1/2 है। 2 दूनी 4, 8 दूनी 16। तो इस सवाल का आंसर आपका क्या होगा, 4 हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका अगला सवाल, 2400 रुपए को ए और बी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि ए का 4/9 हिस्सा बी के 2/3 के बराबर। तो बी का निकालना है, सिंपल। देखो ए का 4/9 बराबर है बी का 2/3, है ना। इसको काटा, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, ए बटे बी बराबर आ गया 3/2। तो 3 2 5 बराबर आपको दे रखा है 2400। अगर 5 बराबर 2400 है तो बी का निकालना है, 2 का मान निकालना है। 2 बराबर 2/5 इंटू 2400। तो ये आपका होगा 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, 48 दूनी 96, यानी कि 960 रुपए। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर बी का हिस्सा कितना हो जाएगा, तो बी का हिस्सा आपका होगा 960 होगा। क्लियर है। चलिए अब देखिए आपका अगला सवाल यहां पर आपको क्या दिया गया है। पी और क्यू की वर्तमान आयु का रेशियो 5:7 है। अगर आपका क्यू पी से 4 वर्ष बड़ा है तो 4 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो यह आपका होगा 7:9 होगा। ठीक है, देखो 5 2 7, 7 2 9, यहां 2 का गैप नहीं, यहां 3 का, यहां 4 का है। और रही बात 4 की, तो ये वाला मेंटेन हो जाएगा। तो 4 साल के बाद उनकी आयु का अनुपात जो होगा 7/9 होगा। अगला देखिए, एक 132 नंबर। ये देखिए, देखो 10%, 20%, 25% का अगर आपको एकल बट्टा निकालना, बट्टा निकालने कॉन्सेप्ट आपको पता है, ए प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100। मतलब 10 और 20 30, और 30 में 2 घटाओगे 28 आएगा। अब 28 और 25 में आपको लगाना है यहां पर, तो 28 प्लस 25 माइनस 28 इंटू 25/100। ये कितना आपका आ गया यहाँ पर, 8 5 13, इधर आएगा आपका 53। ये आपका हो गया 25 चौक 4 7 28। इसका मतलब आपका क्या होगा यहाँ पर, 13 में दोस्तों आप लोगों का 7 गया यहाँ पर, तो 3 3 6 बचेगा, 46%। तो अगर आपने इन तीनों का, अगर आप सिंगल डिस्काउंट निकाल रहे हो, इन तीनों का कॉन्जिक्यूटिव सक्सेसिव जो डिस्काउंट होगा वो आपका क्या होगा यहाँ पर, 46% आपका होगा, जो कि बिल्कुल सही उत्तर है। तो जिन दोस्तों का आंसर 46 आया होगा उनका जवाब सही। अब ये देखिए, कितने वर्षों में एक धनराशि 20% सिंपल इंटरेस्ट पर स्वयं की 4 गुनी हो रही है। स्वयं की 4 गुनी का मतलब आप लोग जानते होंगे कि 1 रुपए पर जब 3 रुपए का ब्याज मिलेगा तब वो रुपया 4 रुपए के बराबर बनेगा। रेट 20 है, टाइम मुझे निकालना अपॉन में 100। अब यहां से काटोगे तो 20 पंजे 100 एंड 5 दिया 15 वर्ष, यानी कि टाइम की वैल्यू जो आपकी आएगी ये 15 वर्ष आएगी। अगला देखिए आपका सवाल, यहां देखिए, एक दुकानदार ने अपने ग्राहकों को 8% का डिस्काउंट दिया, फिर 20% का लाभ कमाया। वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करना है, क्रय मूल्य आपको 460 दे रखा है। इसका आंसर होगा आपका 600 रुपए होगा। नेक्स्ट, सिंपल इंटरेस्ट पर एक निश्चित राशि 3 वर्ष में 93, 5 वर्ष में 10,500, तो एक्चुअल मूल राशि है कितनी, तो ये वैल्यू आपकी होगी 7500 के बराबर होगी। आइए फिर देखिए आपको क्या दे रखा है, वस्तु को 230 में बेचने पर दुकानदार 15% का लाभ कमाता है। अगर 210 में बेचेंगे तो कितना हानि होगा, यानी 115 का मान 230 आपको दे रखा है ना। तो 23 एकम 23 पंजे 115, यानी 5% अगर 10 है तो यानी कि
100% का मान आपका 200 रुपए होगा। अगर आप 200 में बेच रहे हैं, आप 200 रुपए की चीज को 210 में बेच रहे हो, तो 10 रुपए का फायदा हो रहा है 200 पर, यानी कि अगर मैं देखूं यहां पर तो 5% का लाभ होगा, 2×5 = 10। तो यहां पर आपका प्रॉफिट कितना होने वाला है, 200 रुपए के प्रोडक्ट को आप 210 में बेचोगे तो 200 रुपया पर 10 रुपया का फायदा मिलेगा, जो कि होता है 5% के बराबर। अगला देखिए दोस्तों, आपका नेक्स्ट सवाल आपको क्या दिया गया है, यहां देखिए, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 20% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला, इसका मतलब बचे 80%। अब 20 वोट आपके अवैध भी घोषित कर दिए गए। यदि विजेता को वैलिड वोट का 75 मिलता है और वो आपका 1800 वोटों के अंतर से दोस्तों यहां पर ये जीत जाता है, तो आपको बताना मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या दोस्तों निकालनी कितनी है। भाई 20% ये आपके है, 20 इनवैलिड कर दिए, 75% जो आ रहा है आपका इसका निकल के आएगा, तो यहां पर आपका 80, 75% से आप खेल लीजिए 60%, तो ये आएगा आपका 4680 होगा। तो यहां पर डिफरेंस कितना आ रहा है, 1800 वोटों का डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब टोटल आप लोगों के वोटर्स कितने हैं यहां पर, तो टोटल वोटर्स आपके 4680 है। अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक दुकानदार ने कुछ सेब 100 रुपए में 41 के भाव से खरीदे, 64% का लाभ कमाने के लिए 60 रुपए में कितना बेचोगे। अब 100 रुपए के 41 सेब हैं, हमें कमाना है 64% का लाभ, तो 60 रुपए में कितना बेचेंगे, ऊपर 60 बना लो, 64% का लाभ तो लगा दिए हैं, इससे आपका कैंसिल हो गया है ना। इधर देखिए 41 एकम 41, 41 चौक 4 एकम 4 चौक 16, 4 हो गया। अब यहां करो 15 से गुणा, यहां करो 15 से गुणा, इसका मतलब 15 चौक 60 और 15 एकम 15 से, यानी कि 60 रुपए में आप लोग 15 से बेचोगे, तो आपकी वैल्यू यहां पर कितनी आ जाएगी दोस्तों, यहां पर तो ये आपकी आ जाएगी 15 आएगी। नेक्स्ट, तख्तों की अधिकतम संभव लंबाई ज्ञात कीजिए। अगर 4.2, 4.9, 6.3, देखो अधिकतम का मतलब आपसे क्या पूछ रहा है, HCF निकालना है। इसका HCF होगा 70, क्योंकि मीटर में दे रखा है, तो 42, 49, 63 सब 70 से कट जाएंगे। आंसर आपका क्या होगा, 70 होगा, जो कि बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट, अगला सवाल देखिए आपको क्या दे रखा है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो आपका 16, 20 और 24 से आपका पूर्णतः विभाज्य है। तो दोस्तों यहां पर 16, 20 और 24 से पूर्णतः विभाजित होने वाली 5 अंकों की छोटी संख्या है 10,800। आपका उत्तर दोस्तों यहां पर क्या होगा, आपका सही जवाब दोस्तों यहां पर है 10,000, आप लोगों का क्या होगा, 800 होगा, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला देखिए आपको क्या दे रखा है, नेक्स्ट, 2928 में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि आप लोगों की परिणामी संख्या जो है ये आपकी 3, 4, 5 और 6 से पूर्णतः विभाज्य हो। बट आपका आंसर क्या होगा, यहां से ये नंबर है आपका 12 होगा। आपका सही जवाब क्या होगा, यहां से 12 होगा। ये वाला जो सवाल है आपका यहां पर दोस्तों, इस सवाल का जो उत्तर होगा ये आपका है 4650 है। और कोई मैथ का सवाल बचा है यहां पर, चलिए अब आते हैं दोस्तों यहां पर 79 नंबर पे। अगला सवाल यहां पर आप देख पा रहे होंगे, देखिए क्या दे रखा है। सभी दोस्तों से निवेदन है कि आप लोग अपनी क्लास को यहां पर लाइक करते चलिएगा और अपनी क्लास को यहां पर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा।
ये देखिए 12 सेब का विक्रय मूल्य 15 सेब के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ कितना हो रहा है? 25% हो रहा है, क्योंकि 3 चौक 12, 3 पंजे 15। इसका मतलब दोस्तों आपको क्या याद रखा? विक्रय मूल्य, यानी कि आपको क्या याद रखा है? 4 एसपी बराबर आपको दे रखा है यहाँ पर 15 15 कर 5 सीपी के आपको बराबर दे रखा है ना? तो इससे दोस्तों आपका क्या होगा यहाँ पर? एसपी बटे सीपी, इसका दोस्तों मान आपका क्या होगा? इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 5/4 हो जाएगी, यानी 4 रुपए का प्रोडक्ट है, आप 5 रुपए में बेचोगे तो आपको 1 रुपए का फायदा हो रहा है, और 1 रुपए का फायदा 4 रुपए पर हो रहा है, और 1/4 की वैल्यू कितनी होती है आपकी? तो 1/4 की वैल्यू होती है आपकी 25% होती है। तो दोस्तों आपका आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर तो आपकी वैल्यू होगी यहां से 25%, जो कि बिल्कुल आपका राइट आंसर है। अब देखिए आपका अगला सवाल यहां पर आपको क्या दिया गया है। सभी दोस्तों से निवेदन है भाई, लाइक करते चलो, क्लास को शेयर करते चलिए, और यहां पर आप सभी लोग अपनी क्लास को यहां पर सपोर्ट करते चलिए। अब एक बहुत ही बेहतरीन सवाल यहां पर आपको दिया गया है। एक आपको परिवार दे रखा है, इस परिवार में आपको दे रखा है दादा दादी हैं, माता पिता हैं, भैया 3 पोते और पोतियां हैं, जिसमें आपको पता है कि दादा दादी का जो एवरेज है वो आपको दे रखा है भैया 66 है ना? दादा दादी का 2 लोग हैं, एवरेज 66 दे रखा है। मम्मी पापा का एवरेज जो आपको दे रखा है यहाँ पर, तो ये आपको दे रखा है 34 दे रखा है। तो यदि पोते पोतियों की औसत आयु 8 वर्ष है, तो परिवार के 7 सदस्यों की औसत आयु क्या होगी? ये बताइए आपका क्या होगा? सभी लोग यहां पर ध्यान रखिएगा, क्या होगा? 31, 30, 33 या फिर आपका 32 होगा। देखो दादी दादी का निकालोगे आप लोग तो 66 इंटू 2, तो भाई 6 दूनी 12 और एक 13, 132 हो गया। मम्मी पापा का यहां पर गिनोगे यहां पर तो 34 इंटू 2, ये टोटल कितना बन रहा है? तो 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 68 बन रहा है। और यहां पर पोते पोती हैं, कितने पोते पोते? 3 है आपके पास, यानी कि 8 3 24, ये 24 आपका आ गया। अब आप टोटल जोड़िए कितने लोग, कितना टोटल इनका योग हो गया आयु का? तो 8 4 12 13 14, 3 1 4, 6 4 10, दोबारा हासिल है 224 आ गया। इसका मतलब दोस्तों यहां पर आप लोगों का इसका सम आ गया 224। अब दादा दादी माता पिता 4 4 3 7 लोग हैं, 7 3 21, 7 दूनी 14। इसका मतलब यहां से आपका एवरेज कितना होगा मेरे भाई? यहां पर 224 जो योग आ गया है ये 7 लोगों का है, क्योंकि 2 दादा दादी, 2 लोग ये, 2 ये, 3 ये, 2 2 4 3 7, तो 7 3 21 है ना? तो यहां पर आपका क्या होगा? यहां पर 7 दूनी 14, 7 3 21, 7 दूनी 14, 32 आएगा। तो मेरे भाई इस सवाल का आंसर आएगा 32 आएगा। आइए अब क्या दे रखा है? यहां पर 8 दोस्तों ने बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए धन इकट्ठा किया, उनमें से 6 लोग 300 रुपए प्रति व्यक्ति लगाए गए, 7वां व्यक्ति 8 व्यक्तियों की औसत से 100 रुपए अधिक लाया, 8वां व्यक्ति 550 रुपए लाया है, तो कुल कितनी राशि यहां पर एकत्र की गई है ये बताएंगे। 2800 रुपए लगा लो यहां पर, इसका आंसर होगा 2800 होगा। आगे बढ़ते हैं यहां पर। नेक्स्ट अगला सवाल क्या है? एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% नंबर प्राप्त करने हैं, उसे 30 नंबर मिलते हैं और वो 20 नंबरों से फेल हो जाता है, समझे? यानी 20 नंबर कम रह गए, यानी 50 नंबर होते 30 और 20 मिला के 50 पास हो जाता। तो 40% की वैल्यू जो है 50 है। तो परीक्षा का अधिकतम अंक निकालना है, कुछ मत करो यहां पर, आप इसको काटिए यहां पर। तो भैया 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 25 चौक 100 और 25 पंजे 125, यानी 100% मार्क्स जो होंगे उसकी वैल्यू आ रही है 125 आ रही है। आपका आंसर क्या होगा? 125 आपका यहां पर होगा। किसी संख्या के 60% में 36 जोड़ते हैं तो हमें वही संख्या मिल जाती है, यानी किसी संख्या के 60% में अगर आप 36 जोड़ोगे
तो जस्ट आपको वही नंबर यहां पर मिल जाएगा, यानी कि 40, 36, 4 एकम 4 9 36। इसका मतलब इसकी वैल्यू जो आपकी होगी वो क्या हो जाएगी, 90 हो जाएगी, है ना। 100 बराबर आपका 90 आ जाएगा। नेक्स्ट, किसी वस्तु की कीमत में 10% की कमी होने पर एक दुकानदार उस वस्तु को 8 किलोग्राम अधिक 8 किलोग्राम अधिक मात्रा में बेचने पर 36 रुपए खरीद सका, तो कीमत कम होने के बाद वस्तु की प्रति किलोग्राम कीमत कितनी रह जाएगी, 45 रुपए होगी। इसका जवाब होगा 45 होगा। आइए अगला देखिए, आपका यहां पर सवाल आपको क्या दिया गया, यहां पर इंपॉर्टेंट है। सही बच्चों से निवेदन है, क्लास को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। ये देखिए, 2 साल पहले एबीसी का एवरेज 24 है, यानी अभी होगा 24 2 26 हो जाएगा। 7 साल पहले बी और सी का हमें पता है 25 है, तो 25 और 7 मिलाकर वर्तमान में कितना आएगा, 7 5 12 32 साल हो जाएगा। तो ए का वर्तमान पूछ रहा है, हमें 3 लोगों का 26 दे रखा है, जिसमें 2 लोगों का 32 है, तो 32 कितना ज्यादा आपका है 26 से, 6 4 10 6 4 6 ज्यादा है। और ये कितने लोगों पर, 2 लोगों 12 ज्यादा है, 12 की कमी करनी होगी यहां पर, तो 26 में 12 जाएगा, 6 में 2 गया 4, 2 में गया 14 बचेगा। इसका मतलब यहां पर मेरे भाई आपका आंसर आएगा 14 वर्ष, बिल्कुल सही उत्तर होगा। 450 से 600 तक कितनी संख्याएं हैं, जो 12 15 20, इन सब का एलसीएम 60 हो जाएगा। अब 60 से अगर आप चेक करोगे यहां पर 450 के बाद 600 के बीच में ऐसे कितने नंबर आपको मिलेंगे, 3 नंबर मिलेंगे, क्योंकि 6 8 जा 48, 6 9 जा 54, 6 10 जा 60, है ना। तो आपका 6 8 जा 48, 6 8 जा 48, 6 9 जा 540 और ये 600, 3 नंबर आपके आ जाएंगे। तो यहां तक आपके 450 से 600 तक मिलाकर 3 संख्या मिल रही है। देख लीजिए, यहां पर मैथ का भी मैं आपको पूरा सॉल्यूशन यहां पर करा रहा हूं, रीजनिंग तो नहीं है इसमें, मैथ है खाली। और कोई सवाल बचा है यहां पर गणित का? एक सर 15 नंबर पे देखिए, यहां पर देखिए, तो यहां पर आपको सवाल दे रखा है, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पर 2 वर्षों में 10.25% बढ़ जाती तो ब्याज की दर क्या होगा। देखो 10.25 का मतलब ही होता है 5%, क्योंकि 5% अगर आप 2 सालों में देखोगे तो 5 प्लस फिर 5 फिर प्लस फिर 5 इंटू 5/100, तो मिलाकर बनता है 10.25। तो डायरेक्ट इसका आंसर होगा 5% होगा, ठीक है ना। चलिए, तो जिन दोस्तों का आंसर आ रहा है, आवाज क्लियर आ रही है, तो सभी दोस्तों से निवेदन है, क्लास को लाइक करते चलें, शेयर करें, सपोर्ट करें, सक्सेसिव लगा सकते हो। फिर देखिए 15,625 रुपए 16% रेट पर तिमाही आधार पर संयोजित होने वाले कंपाउंड इंटरेस्ट पर 9 महीने के लिए कितना कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। देखो 16% अगर प्रति वर्ष है, यानी 12 महीनों के लिए रेट 16% है, तो 3 महीनों के लिए कितना होगा, 3/12 इंटू 16, 3 चौक 12, 4 चौक 16, तो रेट आपका पड़ गया 4%। और 9 महीने में आपकी तिमाही के साथ 3 महीना 3 महीना 3 महीना 3 3 9 3 साइकिल बनेंगी, तो 1 साइकिल 2 साइकिल 3 साइकिल वो सब छोड़ो। 4% का मतलब कितना होता है, 1/25 चौक 100, यानी 25 रुपया जो होगा ये 26 रुपए बन जाएगा। और 25 का अगर आप क्यूब करोगे, 26 का क्यूब करोगे यहां से, इस प्रकार जो इन दोनों का डिफरेंस बनेगा ये आएगा 1951 रुपए 15,625 के आधार पर। आइए नेक्स्ट सवाल देखिए, आपको क्या दिया गया है। सही बच्चे यहां पर देखिए, और वीडियो को भैया लाइक करते चलिए, शेयर करते चलिए, और अपनी क्लास को यहां पर सपोर्ट करते चलिए। 15,000 रुपए की धनराशि 3 वर्षों में कंपाउंड इंटरेस्ट पर निवेश करोगे, 3 वर्षों में अलग अलग रेट दे रखा है, तो आंसर आएगा 18,711 होगा, जो कि बिल्कुल से सर सवाल नंबर 17 छूट गया।
देख लो। ए और बी की मासिक आय दे रखी है 4/3, खर्चा है 3/2 और प्रत्येक की बचत दे रखी है 800 है। तो 4 में 3 गया, 1 3 में 2 गया 1, तो 1 बराबर 800 आ रहा है। अब आय निकालनी है, यहां देख लो उनकी आय का योग, तो 4 और 3 7 और 7 इंटू 800, 8 सत्ते 56 आपका आ जाएगा। यानी कि, और रुको 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 रुको, यह आपका जो है 800 प्रति माह बचा रहा है ना। तो यहां पर मासिक आय का, अच्छा मासिक आय का तो 5600 ही होगा, यहां 56,000 दे रखा है यहां पर, जो कि इन्होंने यहां पर रॉन्ग कर रखा है। क्लियर मेरे दोस्त, आपका इस सवाल का जो उत्तर होगा वो क्या होगा, यहां पर 5600 होगा, 56,000 नहीं होगा, एक जीरो ज्यादा आ रहा है। आइए आगे बढ़ा जाए और देखते हैं यहां पर और कौन सा सवाल बचा है। ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया। ठीक है दोस्तों, यहां पर मैथ और साइंस के कुल मिलाकर आपके सारे सवाल आपके हो चुके हैं। तो फिलहाल हम लोग बस आज इतना ही रखते हैं यहां पर, क्योंकि मैथ और साइंस इस पेपर की जो रेलवे वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने आपको करा दिए हैं। बाकी अब मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में। अगर आप लोग चाहेंगे तो इसके आगे का एनालिसिस मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, आप कमेंट करके बता दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय बीएसए, जय बीएसए क्लास, जय हिंद, वंदे मातरम।